नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो हम लोग रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए डेली मॉक टेस्ट को यहां पर डिस्कस कर रहे थे और उसी क्रम में आज के इस वीडियो में भी हम लोग रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए साइंस, करंट अफेयर और जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर आपके जो प्रश्न हैं वो PYQs से लिए गए हैं। इसके अलावा हाल ही के दिनों में जो भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं उनके भी प्रश्नों को यहाँ पर मैंने शामिल किया है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि इनमें से किसे नीला थोथा या फिर ब्लू विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट को ही हम लोग कहते हैं नीला थोथा या फिर इसे हम लोग ब्लू विट्रियोल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। तो अगर हम लोग श्रीलंका और मालदीव की बात करते हैं तो इनकी हमारे देश के साथ में जलीय सीमा है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि CO2 के 20 ग्राम को मोल में कैसे व्यक्त करेंगे। तो ऐसे प्रश्न ग्रुप डी की परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आए तो सबसे पहले हमारे पास में जो कंपाउंड है उसमें जो भी आपके एटम हैं उन सभी के मास हमको कंसीडर कर लेना है। मास कंसीडर करने के बाद में अगर मान लेते हैं कि मास हमारा 40 आ जाता है और उस पार्टिकुलर जो कंपाउंड है उसके आपके पास में 40 ग्राम है, तो सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं कि उसके हमारे पास में 1 मोल है। अगर 40 उसका मॉलिक्यूलर मास है और 40 ग्राम उस पार्टिकुलर कंपाउंड के हैं तो आप कहेंगे कि उसके 1 मोल है यहाँ पर, लेकिन आपको 20 ग्राम दिया गया है। CO2 का जब आप लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो ये आता है 44। तो सिंपल शब्दों में हम लोग 40 में डिवाइड कर देंगे 44 से, जो आपकी वैल्यू आएगी वो होगी 0.45, यानी कि आप कह सकते हैं 1/2 मोल यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंप्लीटली मैंने सॉल्व किया है, तो इसे आप लोग अच्छे से पॉज करके पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है कि जीवों में जो भिन्नता है से डैश डैश होता है। तो जीवों में जो भिन्नता है उससे आपके उत्पत्ति का जटिल रूप होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ओरिजिन होता है। इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि चांदी पर डैश डैश कोटिंग संक्षारण का उदाहरण है। तो चांदी के ऊपर जो आपके काले रंग की कोटिंग होती है ये हमारे संक्षारण का उदाहरण है। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए थोड़ा सा बड़ा है, ये ग्रुप डी का ही प्रश्न है कि जब कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अपक्रिया करता है तो इसके परिणाम स्वरूप एक लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और यहाँ पर बनता है पानी। तो आपको बताना है कि दिए गए रिएक्शन में से कौन सा हमारा सही है। अब अगर आपको अच्छे से केमिकल रिएक्शन पता है तभी आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। फिलहाल इसके लिए हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। सोडियम कार्बोनेट जब आपके HCl के 2 कंपाउंड के साथ में अपक्रिया करता है तो ये नमक बनाता है, पानी बाहर निकलता है और यहाँ से CO2 गैस हमारी निकलती है। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हमारे जो भी एलिमेंट हैं उनका क्लासिफिकेशन महत्वपूर्ण क्यों है। तो आप सारे ऑप्शन पढ़िए। देखिए, उनके इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास को जानने के लिए, तत्वों के कार्यों को जानने के लिए, तत्वों के गुणों की सुविधाजनक ढंग से अध्ययन करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो मुख्य रूप से हमारे जो भी एटम हैं उनकी प्रॉपर्टी को जानने के लिए हम लोग उसका वर्गीकरण करते हैं। तो सी ऑप्शन होगा यहाँ करेक्ट। अगला प्रश्न है कि महाकाव्य रामायण जो है वो किसने लिखा है। तो महाकाव्य रामायण की अगर हम लोग बात करते हैं इसे लिखा है वाल्मीकि जी ने। किसे? वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण लिखी गई है।
वहीं पर अगर हम लोग महाभारत की बात करते हैं तो वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे उष्मारोधी का उदाहरण है। उष्मारोधी का मतलब इंसुलेटर की बात हो रही है। तो एल्यूमिनियम को आप गर्म करेंगे तो इसके और सिरे भी गर्म होने लगेंगे। तांबे भी आपके इसी प्रकार से कार्य करते हैं। इस्पात भी होता है, लेकिन अगर हम लोग कांच की बात करते हैं तो ये हमारा गुड इंसुलेटर होता है, यानी कि इसमें आपके ताप या फिर जो आपके इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका प्रवाह नहीं होता है। सी ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे जो उनकी पेंशन और पदवी से वंचित कर दिए गए थे। तो इनका नाम नाना साहब है। क्या नाम है? नाना साहब है। तो नाना साहब हमारे बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और इन्हीं को पेंशन और पदवी से वंचित कर दिया गया था। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइना मैन शैली का नाम डैश डैश गेंदबाज के नाम पर रखा गया है। तो ये जो आपकी शैली है ये चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। ये प्रश्न वैसे आपके एनटीपीसी सीवीटी 1 में आया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये चीनी मूल के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी थे। नाम इनका एलिस एजर एकॉन्ग था और इन्हीं के द्वारा सबसे पहली बार आपके चाइना मैन गेंदबाजी की गई थी। अगला प्रश्न है कि शरीर का डैश डैश वह बल है जिसके साथ पृथ्वी इसे आकर्षित करती है। तो शरीर का जो वजन है वही आपका एक प्रकार का बल होता है और इसी को हमारी पृथ्वी आकर्षित करती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी पर रोक लगाता है। तो ये जो हमारा अधिकार है इसे हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से तत्व आसानी से धनायन नहीं बनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो भी हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं या फिर आप कह सकते हैं जो मेटल हैं वो आपके धनायन बनाते हैं, जैसे कि क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, लोहा हो गया। लेकिन जब हम लोग सिलिकॉन की बात करते हैं तो ये आपका एक मेटलॉयड है और जो हमारे मेटलॉयड हैं वो आपके धनायन नहीं बनाते हैं। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था 1907 में, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था। तो इनका नाम है इंदुलाल याग्निक। क्या नाम है? इंदुलाल याग्निक इनका नाम है। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रैली फॉर रिवर्स अभियान के पीछे कौन है। तो रैली फॉर रिवर नाम का जो अभियान है इसे शुरू किया है सदगुरु जग्गी वासुदेव ने। किसने? सदगुरु के नाम से ये फेमस हैं, वैसे इनका नाम जग्गी वासुदेव है और इन्हीं के द्वारा रैली फॉर रिवर्स की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है कि डैश डैश ने तर्क दिया था कि सभी ग्रह सूर्य के कक्ष में हैं, ना कि पृथ्वी की। उस समय की मान्यता के विपरीत था। तो ध्यान रखिएगा ये जो आपका तर्क है इसे दिया था गैलीलियो गैलीली ने। किसने? गैलीलियो गैलीली ने ये तर्क दिया था। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। दरअसल पहले ये माना जाता था कि जो हमारा सौरमंडल है, हमारे सौरमंडल के सेंटर में आपको मिलेगी पृथ्वी और इसके चारों ओर बाकी ग्रह और सूर्य लगाता है चक्कर। तो यहाँ पर गैलीलियो महोदय ने ये प्रूव किया कि हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में आपका सूर्य है और ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं और इसी के लिए 1633 में इनको आजीवन कारावास की सजा हुई थी। अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा रेंज में माउंट धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है जो कि डैश डैश में स्थित है। तो माउंट धूपगढ़ जो है ये आपको मध्य प्रदेश राज्य में मिलेगा। इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में डैश डैश जो है वो कांच की चूड़ियों के काम के लिए प्रसिद्ध है। तो जो कांच की चूड़ियां हैं वो आपकी फेमस हैं फिरोजाबाद में। कहाँ पर? मुरादाबाद को हम लोग पीतल नगरी कहते हैं, जबकि अगर हम लोग फिरोजाबाद की बात करते हैं तो ये आपके कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि नेल्सन मंडेला साहब की जो जीवनी है इसका शीर्षक क्या है। तो नेल्सन मंडेला साहब की जो ऑटोबायोग्राफी है इसे हम लोग लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि नेल्सन मंडेला हमारे दक्षिण अफ्रीका देश से थे। ये दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे 1994 में, और इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ध्यान रखिएगा, इनको भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल के साहित्यिक स्रोतों में इंडिका और डैश डैश शामिल हैं। तो मौर्य काल के जो साहित्यिक स्रोत हैं उसमें आपके मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक है और हमारे आचार्य चाणक्य की अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक है। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन परमाणु संख्याओं वाले तत्वों का जो युग्म है वो आपके समान समूह से संबंधित है। यानी कि सिंपल शब्दों में आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे हमारे इसमें से दो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर हैं जो कि आपको सेम ग्रुप में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको पता है तो ही आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको पता होगा कि जो हमारा एटॉमिक नंबर 13 वाला एलिमेंट है ये आपका एल्यूमिनियम है, और अगर हम लोग एटॉमिक नंबर 31 की बात करते हैं तो ये गैलियम है, और ये दोनों जो एलिमेंट हैं वो हमको समूह 13 में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन दोनों के आधार पर आपको सही ऑप्शन चूज करना है। ये भी ग्रुप डी का ही प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों की जो परमाणु संख्या है संख्या में परमाणु होते हैं, बराबर संख्या में परमाणु होते हैं। दूसरे में कहा गया है यदि एक प्रतिक्रियाशील धातु की सतह वायु, पानी और इसके आसपास के अन्य पदार्थों के संपर्क में आने से क्षतिग्रस्त होती है तो इसे संक्षारण कहा जाता है, और इस प्रभाव को कहते हैं रैंसिड। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन एक करेक्ट है। आप सभी को पता होगा कि जो कोई भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है संतुलित वाले की अगर हम बात करें तो सेम नंबर ऑफ एटम आपको दोनों साइड में देखने को मिलेंगे, तभी ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाती है। तो ऑप्शन मतलब पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। दूसरे में कहा गया है कि ये जो क्रिया है इसे रैंसिड कहते हैं, तो भैया इसे रैंसिड नहीं कहा जाता है, ये आपका संक्षारण है, जैसे लोहे पर जंग लगना। तो सिर्फ ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो हमारे देश में जो परमाणु ऊर्जा आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। कब? 1948 में स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो परमाणु ऊर्जा आयोग जो है ये 1948 में बना था, और हमारे यहाँ पर जो परमाणु ऊर्जा विभाग है इसकी स्थापना 1954 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि डोगरी इनमें से किस राज्य में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। तो डोगरी लैंग्वेज की बात करते हैं, ये आपके गोवा राज्य जम्मू कश्मीर राज्य में बोला जाता है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर राज्य में बोला जाता है। गोवा की बात करें तो यहाँ की भाषा है कोंकणी। अच्छा, कोंकणी भाषा के लिए अभी आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो नीचे कमेंट में बताइएगा उन राइटर का नाम क्या है जिनको अभी कोंकणी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। फिलहाल के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो रेड डेटा बुक है इनमें से किस संगठन से संबंधित है। तो रेड डेटा बुक की अगर हम लोग बात करते हैं, जो भी हमारे स्पीसीज हैं उनको यहाँ पर कैटेगराइज किया जाता है, और ये जो बुक है उसे पब्लिश करता है IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए थे। तो मध्य प्रदेश में जो खजुराहो का मंदिर है इसे आपके चंदेला डायनेस्टी के राजाओं ने बनवाया था। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स हैं जो कि आपको मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलेंगे, और 1986 में यूनेस्को ने इसे अपने हेरिटेज में शामिल किया था। अगला प्रश्न है
कि मध्य प्रदेश राज्य में जो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये एयरपोर्ट आपको मिल जाएगा इंदौर में। कहाँ पर मिलेगा? इंदौर में देखने को मिलेगा। जबकि भोपाल जो कि आपके एमपी की राजधानी है, यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो आपके राजा भोज के नाम पर है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस रेलवे स्टेशन पर 5 स्टार होटल जैसी सुविधाओं की शुरुआत की गई? तो ये जो 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं हैं इनकी शुरुआत हमारे गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर हुई है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव वातावरण का डैश डैश है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका होता है सिर्फ एक एटीएम। कितना? एक एटीएम समुद्र तल के ऊपर हमारा वायुमंडलीय दबाव होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल जो विश्व युवा कौशल दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल हम लोग 15 जुलाई को मनाते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि 2021 के लिए जो विषय है वो री इमेजिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडमिक था और इस साल का विषय है ट्रांसफार्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये जो पुरस्कार है वो केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को मिला है। नाम है इनका के शैलजा। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में राज्यसभा में सदन के नेता कौन बने? तो जुलाई 2021 की बात करते हैं। सदन के नेता आपके पीयूष गोयल साहब बने हैं जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री भी हैं और इन्होंने थावरचंद गहलोत जी का स्थान लिया था जो कि पिछले साल आपके कर्नाटक के राज्यपाल बन गए थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था? तो ध्यान रखिएगा इस चक्रवात का नाम है तौकते। क्या नाम है? इस चक्रवात का नाम तौकते है। यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो पिछले साल तौकते चक्रवात आया था, म्यांमार ने नाम दिया था। यस आया था, इसका नाम ओमान ने दिया था। गुलाब आया था, इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया था। शाहीन का नामकरण कतर ने किया था और जवाद चक्रवात का नामकरण सऊदी अरब के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि रिन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में डैश डैश दुनिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक देश था? तो ध्यान रखिएगा इस देश का नाम है अमेरिका। कौन? अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा एथेनॉल का उत्पादक है। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में आरबीआई ने किस कार्ड कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये जो प्रतिबंध है वो आपके मास्टर कार्ड एशिया के ऊपर लगाया गया है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो ये जो एंजाइम है इसका नाम है लाइपेज। क्या नाम है? लाइपेज इस एंजाइम का नाम है। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये बहुत ही खतरनाक सा प्रश्न है। 2 बार ग्रुप डी में पिछली बार ये पूछा गया था कि 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? देखिए इसके पीछे का रीजन ये है कि जो हमारा बर्फ है, बर्फ से जब ये आपके तरल पानी में बदलता है तो बर्फ के जो कण होते हैं वो आपके उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। सिंपल सा मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास में आइस है। अब आइस को आप लोग अगर गर्म करेंगे तो सबसे पहले ये आइस कुछ उष्मा लेगी, उसके बाद में ये पिघलना शुरू करेगी। तो पहले कुछ उष्मा आपको इससे पिघलाने में लगेगी, उसके बाद में इसको टेम्परेचर बढ़ाने में बाकी ऊर्जा का उपयोग होगा। तो इसीलिए बर्फ से तरल पानी के रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है सिंपल सा कि दचगम नेशनल पार्क डैश डैश में है। तो ये नेशनल पार्क आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो दचगम नेशनल पार्क, सलीम अली सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क,
किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये सारे आपको जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। हमारे भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जिसे हम लोग हेमिस नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, ये आपको लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मिलेगा। अगला प्रश्न है कि अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कि डैश डैश में पाया जाता है। तो अल्फा केराटिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको आपकी स्किन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो रेशेदार ऊन जो होते हैं ये मुख्य रूप से हमारे अल्फा केराटिन के बने होते हैं और अल्फा केराटिन मुख्य रूप से आपको बालों में और आपकी त्वचा में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। पहले कथन में कहा गया है कि वियुक्त बल मौजूद नहीं होता है, यानी कि सेपरेट फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल गलत है। बल आपके युग्म में कौन सा कथन गलत है? हाँ, तो ये आपका सही होता है, बल युग्म में होते हैं, बिल्कुल ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल भिन्न पिंडों पर लगते हैं, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर कहा गया है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स समान पिंड पर लगते हैं, बिल्कुल गलत है। जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी को अगर आप लोग अपने पैर से दबा रहे हैं तो जो आपके पैर के द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया बल है ये नीचे की ओर काम करेगा और पृथ्वी के द्वारा जो रिएक्शन फोर्स है वो आपके ऊपर की ओर काम करेगा। यानी कि दोनों जो बल हैं ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं और दोनों हमारे डिफरेंट चीज़ों पर लगते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शरीर में पाया जाने वाला सूक्ष्म तत्व नहीं है। तो आपको पता होगा माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है हमारे शरीर को। आपसे पूछा गया है कि सूक्ष्म तत्व नहीं है, तो ध्यान रखिएगा जो सल्फर होता है ये आपका सूक्ष्म तत्व नहीं है। बाकी लोहा, जस्ता और मैग्नीज जो है इसको हमारे शरीर की बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि वंसदा राष्ट्रीय उद्यान डैश डैश राज्य में है। तो वंसदा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें ये आपको गुजरात राज्य में देखने को मिलेगा। यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो कच्छ या मरीन नेशनल पार्क, वेलवदर या ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क और वंसदा नेशनल पार्क ये सारे आपको गुजरात राज्य में मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है। तो जब आप लोग किसी भी वस्तु को पानी के अंदर डुबोते हैं तो तरल पदार्थ का जो घनत्व है और इसमें डूबी हुई वस्तु का जो आयतन है इसके ऊपर ये डिपेंड करता है क्या, उत्प्लावन बल का जो परिमाण है। यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं ये आपके उत्प्लावन बल का फार्मूला है F =ρ/g, जहाँ पर आपका रो डेंसिटी ऑफ फ्लड है, जी हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और v आपका वह आयतन है जो कि आपके द्रव के द्वारा हटाया गया है। तो डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके संयोजन से सोल्डर बनता है। तो सोल्डर की अगर हम लोग बात करते हैं ये आपके लेड और टिन के संयोजन से बनता है। किससे? लेड और टिन के संयोजन से हमारा सोल्डर बनता है और इसी से आप लोग घरों में जो इलेक्ट्रिक उपकरण हैं उसमें जॉइंटिंग वगैरह करते हैं तारों की। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है इसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस की बात करते हैं इसमें आपको मिलेगा प्रोपेन और ब्यूटेन। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है इसमें आपकी 20% प्रोपेन होती है और इसमें आपको 80% ब्यूटेन देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। तो ये जो हमारी धातु है नाम है इसका कॉपर। क्या नाम है? कॉपर इसका नाम है। वैसे आपके चांदी के भी तार बनाए जा सकते हैं लेकिन आपको पता है चांदी बहुत ही महंगी धातु है। तो मुख्य रूप से जो आपके घरों के इलेक्ट्रिक उपकरण हैं या फिर जो आपके घरों के तार होते हैं वो कॉपर के बनाए जाते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारी फ्लैक्स सीड होती है इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। तो फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी की बात करें तो इसमें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा?
ओमेगा 3 फैटी एसिड देखने को मिलेगा। यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, क्या काम करता है ये? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड मुख्य रूप से आपके शरीर में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें किसी भी प्रकार के वसा के जमाव को रोकता है। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? देखिए, सिंपल शब्दों में आपको पता होगा कि मुख्य रूप से जो गैस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। जब हम लोग श्वसन करते हैं तो वायुमंडल में जो भी गैसें होती हैं उन गैसों को हम लोग एक अनुपात में अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं। बाद में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है उसका काम अपने आप होता रहता है, मतलब जो उसकी ज़रूरतें हैं। अंदर से जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके बाहर आती है। उसके अलावा जो अन्य गैसें गई होती हैं वो भी आपके आ जाती हैं बाहर। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन है वो आपके किसी भी प्रकार से हमारे श्वसन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी कि जितनी मात्रा में हम लोग नाइट्रोजन अंदर ले जाते हैं वह नाइट्रोजन एज इट इज आ जाता है बाहर। ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में होती है वृद्धि। अगला प्रश्न है कि अधिकांश प्राणियों में जैविक पदार्थ का लगभग 80% क्या पाया जाता है? तो अधिकांश प्राणियों में जो जैविक पदार्थ का लगभग 80% आपका होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 नवंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया था? तो ये आपके सीबीटी 2 में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, इसका शुभारंभ जो है वो आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया है। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एंटीजन किस प्रकार का पदार्थ होता है? तो अगर हम लोग एंटीजन की बात करते हैं तो ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को करता है प्रवर्तित, यानी कि जब भी आपके शरीर में कोई पैथोजन इंटर करते हैं तो उन पैथोजन को समाप्त करने के लिए जो हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है उसे स्टिमुलेट्स करने का काम करता है एंटीजन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि WBC का बनना यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का बनना और RBC की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो ये दोनों काम होते हैं आपके प्लीहा में। इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एक पत्रकार रवीश कुमार निम्नलिखित में से किस समाचार चैनल से जुड़े हुए हैं? तो रवीश कुमार जी का एक शो भी आता है जिसे आप लोग प्राइम टाइम के नाम से जानते हैं और रवीश कुमार जी हमारे NDTV चैनल से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मानव वृक्क अस्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन है? यहाँ पर बात हो रही है जो आपके गुर्दे की पथरी होती है, तो वो जो पत्थर होता है वो किसका बना होता है? ध्यान रखिएगा, ये पत्थर बना होता है कैल्शियम ऑक्सलेट का। किसका होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट का बना हुआ ये पत्थर है, उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी डैश डैश थी। तो राष्ट्रीय आपातकाल के बाद में पहली बार कांग्रेस पार्टी आपके सत्ता से बाहर होती है और जनता पार्टी की सरकार हमारे देश में बनती है। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी PM हमारे देश के बने थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? तो पादप हार्मोन वृद्धि की बात करें, ये रोकता है आपका एब्सिसिस अम्ल। क्या नाम है? एब्सिसिस अम्ल इसका नाम है और ये आपके पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ये जो हार्मोन है ये मुख्य रूप से आपके मैमल्स में देखने को मिलेगा और इसे हम लोग ऑक्सीटोसिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ऑक्सीटोसिन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, आपको बताना है उस ऋणात्मक आवेश की वैल्यू कितनी है। तो ये हमारा होता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलाम। कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलाम होता है।
ये आप लोग देख सकते हैं। प्रोटॉन के ऊपर सेम वैल्यू का पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन आपका बिल्कुल न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम का निगेटिव चार्ज होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? तो बोडो भाषा की अगर हम लोग बात करते हैं, ये आपके असम राज्य में बोला जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन लड़ो व उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो इस हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन। क्या नाम है? एड्रेनलिन इस हार्मोन का नाम है, जिसे हम लोग उड़ो और लड़ो हार्मोन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि डैश डैश में फाइबर नहीं होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे बॉडी में ब्लड है, इस ब्लड में आपको फाइबर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के साथ में विशेषता रखेगा? देखिए, जो भी एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट इस परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व के ग्रुप में होगा, उसी के साथ में यह सिमिलरिटी पैदा करेगा। 17 का मतलब होता है यहाँ पर क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद में जो अगला एलिमेंट है वो आपका होता है एटॉमिक नंबर 35 वाला, यानी कि इसे हम लोग ब्रोमीन कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 35। अगला प्रश्न है कि जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उसे आप लोग किस प्रकार के अंग के रूप में जानते हैं? तो इसे हम लोग एनालॉगस ऑर्गन या फिर समरूप अंग के रूप में जानते हैं। कैसे? समरूप अंग या फिर एनालॉगस ऑर्गन के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल कितना है? भैया जाहिर सी बात है, मान लीजिए ये कोई पिंड है, आप 5 न्यूटन का बल इधर से लगा रहे हैं, 5 का इधर से लगा रहे हैं, तो नेट जो हमारा फोर्स है वो 0 हो जाएगा, तो इसीलिए ये जो बल है वो आपका 0 होगा। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? तो ये जो समाचार पत्र है, नाम है इसका केसरी। क्या नाम है? केसरी इस समाचार पत्र का नाम है। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी की बात हो रही है और सबसे छोटी जो ग्रंथि है इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम है? पिट्यूटरी ग्लैंड इसका नाम है, और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो जब भी लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप मिलाएंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती है और आपका बनता है लौह क्लोराइड। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसमें हमने लोहा को मिला दिया है तो FeCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बाहर निकलेगी। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज़ों से लड़ते हुए जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई हैं, ये किस सन में शहीद हो गई थी? तो रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, ये आपकी शहीद हुई थी 1858 में। यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? तो कोशिका विभाजन की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, कोशिका विभाजन को प्रभावित करता है साइटोकाइनिन। कौन सा? साइटोकाइनिन नाम का जो हार्मोन आपके पौधों में पाया जाता है, ये आपके कोशिका विभाजन को प्रमोट करता है। अगला प्रश्न है कि जल के अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है? देखिए सिंपल शब्दों में आप समझिए, मान लीजिए आपके पास में 1 लीटर एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है कोई, अब इसमें आपने आधा लीटर ला करके पानी मिला दिया, तो इससे क्या होगा, ये जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड था ये थोड़ा सा और वीक हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये हो गया है डाइल्यूट। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो हमारे हरे फल हैं इनको पकाने के लिए यूज होता है एसिटिलीन का, जिसे आप लोग एथिलीन भी कहते हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कई बार आपके जो कृत्रिम फल हैं,
जो फल होते हैं उनको पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से एसिटिलीन या फिर एथिलीन का यूज हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका अमोनियम क्लोराइड होता है इसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है, यानी कि इसको जब हम लोग गर्म करेंगे तो ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज नहीं होता है, बल्कि सॉलिड से सीधे गैस में बदल जाता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो कुसुम योजना है ये किसको बढ़ावा देती है। तो कुसुम योजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे सोलर फार्मिंग से जुड़ी हुई योजना है। भारत सरकार के द्वारा 2018-19 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी और इसके अंतर्गत जो हमारे किसान हैं उनको खेतों की सिंचाई के लिए सोलर प्लेट और उससे चलने वाले पंप का वितरण किया गया। अगला प्रश्न है कि एरविकुलम राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो एरविकुलम राष्ट्रीय पार्क की अगर हम लोग बात करते हैं ये आपको मिल जाएगा केरल राज्य में। ध्यान रखिएगा, ये सारे जो राष्ट्रीय पार्क वाले प्रश्न हैं ये आपके ग्रुप डी के ही हैं। तो केरल में आपको मिलेगा एरविकुलम राष्ट्रीय पार्क, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो केरल में वैसे हमारे 6 राष्ट्रीय पार्क हैं, जैसे कि मथिकट्टन 16, अनाईमुडी 16, शांत घाटी, एरविकुलम, पम्बादम 16 और एक है पेरियार नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है कि केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित भाग उपयोग में लाया जाता है। तो अगर हम लोग केसर की बात करते हैं तो केसर में जो यूज किया जाने वाला पार्ट है इसे हम लोग स्टिग्मा या फिर वर्तिकाग्र कहते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं, ये केसर का पुष्प है और इसमें ये जो आपको लाल रंग का दिखाई दे रहा है यही वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा है और इसी का मुख्य रूप से यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक उष्मारोधी है। तो ये आप लोग एक एक करके चेक करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो उष्मारोधी वाला समूह है ये आपको बी में देखने को मिलेगा। जैसे प्लास्टिक की बात करें, एबोनाइट हो गया, कागज़ है, कपास है, बेकेलाइट है, शुष्क हवा है, रबड़ है। तो इन सभी में आपकी जो उष्मा है वो प्रवाहित नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि डैश डैश केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। तो जेलीफिश, सिल्वर फिश, डॉग फिश, स्टार फिश। ध्यान रखिएगा, इसमें जो डॉग फिश है ये आपकी समुद्र में पाई जाने वाली मछली है, बाकी ऐसा कोई भी मछली नहीं होती है। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इस समूह से संबंधित नहीं है। देखिए, राकेश शर्मा जी ये हमारे स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय हैं। कल्पना चावला की बात करें तो ये पहली भारतीय महिला हैं। सुनीता विलियम आपकी दूसरी भारतीय महिला हैं या भारतीय मूल की हैं, जबकि महेंद्र सिंह धोनी एक क्रिकेटर हैं। तो 3 हमारे स्पेस से जुड़े हुए हैं, बाकी एक क्रिकेटर हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र की अगर हम लोग बात करते हैं इसके अधीन आती है आपकी खेती, किसानी, पशुपालन। ये सारे हमारे प्राथमिक सेक्टर के हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है इसको इस रूप में भी जाना जाता है। तो इसे हम लोग राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन भी कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष WHO के द्वारा रिंडर पेस्ट बीमारी के विश्व से उन्मूलन की घोषणा की गई थी। आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी बीमारियां आपके मानव समाज में आई हैं उनमें से सिर्फ 2 ही बीमारियां हैं जो कि पूरी तरीके से आज दुनिया से समाप्त हो चुकी हैं। उनमें से पशुओं की एक बीमारी है जिसका नाम है रिंडर पेस्ट। तो रिंडर पेस्ट को WHO के द्वारा 2011 में पूरी विश्व से उन्मूलित घोषित कर दिया गया था। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। चलिए, एक बीमारी है जो कि हम इंसानों की बीमारी थी, उसको भी दुनिया से एलिमिनेट कर दिया गया है। उसका नाम क्या है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल ये जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है ये आपके 17 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या एक ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो अगर हम लोग पारंपरिक स्रोत की बात करते हैं तो आपका लकड़ी है, कोयला है, पवन है,
गैर पारंपरिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी पवन ऊर्जा है ये आपका गैर पारंपरिक स्रोत है। बाकी पेट्रोल, लकड़ी और कोयला ये हमारे पारंपरिक स्रोत हैं। तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी विद्युत आवेश की वह इकाई है जो लगभग 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में निहित आवेश के बराबर होती है। तो ये जो इकाई है नाम इसका है कूलाम्ब। क्या नाम है? कूलाम्ब इसका नाम है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस राज्य में हरेला त्यौहार मनाया गया? तो हरेला त्यौहार की अगर हम बात करें ये हमारे उत्तराखंड में मनाया जाता है, जबकि एक त्यौहार है जिसका नाम हरेली होता है। हरेली त्यौहार आपके छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि समकालीन कर्नाटक संगीत में मेल करता रागों की संख्या कितनी है? तो कर्नाटक संगीत की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर रागों की संख्या आपकी है 72। कितनी है? 72 रागों की संख्या आपको देखने को मिलेगी। इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने हैं? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर हैं इनकी संख्या है टोटल 53। आपको पता होना चाहिए अगर हम लोग सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहर की बात करते हैं तो वो मुंबई है। बी ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर SIATP नामक प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये जो आपका प्रोग्राम है वो सामाजिक न्याय और उद्यमिता मंत्रालय के साथ मिलकर के लॉन्च किया गया है। इस प्रश्न के लिए यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है इसके आविष्कारकर्ता कौन थे? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की अगर हम लोग बात करते हैं इसकी खोज आपके हर्ट्ज महोदय के द्वारा की गई थी। हालांकि प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो अनुप्रयोग है या जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके आइंस्टीन महोदय के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वाटर जेट तकनीक का जो उपयोग है इनमें से किसमें किया जाता है? तो वाटर जेट तकनीक की अगर हम लोग बात करते हैं इसका यूज आपके माइन में किया जाता है। इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो मुख्य रूप से यह आपकी एक तकनीक होती है जिससे हम लोग पृथ्वी में ड्रिलिंग करते हैं और यहाँ से निकालते हैं कोयले को। अगला प्रश्न है कि हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है, तो एक कैरेट कितने के बराबर होता है? देखिए एक कैरेट की बात करें तो वह 0.2 ग्राम या फिर 200 mg के बराबर होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अब इस प्रश्न का उत्तर कई बार लोग गलत कर देते हैं। देखिए जब हम लोग फूलों के अध्ययन की बात करते हैं तो इसे कहा जाता है एंथोलॉजी। क्या कहा जाता है? फूलों के अध्ययन को हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं एंथोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि जो हमारे पौधे के वृक्ष हैं या फिर जो आपके पौधे हैं उनके स्टडी को हम लोग कहते हैं एंथोलॉजी। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं फ्लोरीकल्चर की तो फ्लोरीकल्चर मुख्य रूप से आपके पौधों की खेती के अध्ययन को कहा जाता है। तो फूलों के खेती के अध्ययन की अगर हम बात करें तो इसे फ्लोरीकल्चर कहते हैं और जो आपके फूल और उसके पौधे हैं उसके अध्ययन को एंथोलॉजी यहाँ पर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी वाटर गैस है? तो वाटर गैस मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसके द्वारा भारी जल की खोज की गई थी? तो जो आपका भारी जल है इसकी खोज हमारे HC उरे साहब ने किया था और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि जो भारी जल है इसका फार्मूला D2O होता है, जबकि अगर हम लोग डी की बात करते हैं तो ये हमारे हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गहरे समुद्र में गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो गोताखोर जो होते हैं वो आपके ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का उपयोग करते हैं। इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो नाइक्रोम है ये किसकी मिश्र धातु है?
तो नाइक्रोम जो आपकी होती है ये 4 हमारे मेटल से मिलकर के बनती हैं। इन मेटल के नाम हैं निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन। तो 4 से मिलकर के बनती है नाइक्रोम। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कीटभक्षी पौधे किस तत्व की कमी वाले मिट्टी में उगते हैं। तो कीटभक्षी पौधों की अगर हम लोग बात करते हैं तो जहाँ की मिट्टी में आपके नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर जो पौधे हैं वो आपके छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों का शिकार करते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आपको पता होना चाहिए कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस लंबाई के दोगुने के बराबर होती है। कैसे, यहाँ पर देखिए, ये आपकी फोकस लंबाई है, यानी कि फोकस है, ये फोकस लंबाई है और ये आपकी होती है वक्रता त्रिज्या की वक्रता त्रिज्या। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे लेंस से फोकस की दूरी है अगर ये 2 है तो लेंस से जो आपकी वक्रता त्रिज्या है ये हो जाएगी टोटल 4, यानी कि दोगुने के बराबर होती है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि डैश डैश हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इसका नाम है शर्करा, यानी कि जो आपके शरीर में शुगर होता है ये आपके ऑक्सीजन के साथ में संयोजित होता है और हमारे शरीर को प्रदान करता है ऊर्जा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस प्रकार से हमने आपके दूसरे सेट में टोटल 100 प्रश्नों को डिस्कस किया है और ये जो वीडियो है आप सभी के लिए रामबाण है अगर आपको ग्रुप डी का एग्जाम देना है, क्योंकि 135 सेट में ग्रुप डी हुआ था तो यहाँ से प्रश्न आपके जरूर पूछे जाएंगे और बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि एग्जैक्ट वहीं से पूछे जाएंगे। तो इसीलिए पूरा एनालिसिस आप लोग ध्यान से देखा करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।